हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था का लेसन नंबर ये 3 है ना, मेरे ख्याल से हाँ 3 है। और इसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख। ये लेसन नंबर 3 है और इसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख। इस लेसन से करीब 30 प्लस ऑब्जेक्टिव सवाल, जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आएगा। और जिसका आंसर आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, आइए बिना देर के भी स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल यहाँ पे क्या बोलता है जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो ऑप्शन देखिए, 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2017, 16 नवंबर 2016, 16 नवंबर 2017। यानी कि जो विमुद्रीकरण का मतलब जो मुद्रा चेंज हुआ था, जो 500 रुपया का नोट बंद हो गया था और 1000 रुपया का जो नोट बंद हो गया था, तो इसके बदले में नया नोट चालू हुआ था। ओके, तो वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। ओके, नेक्स्ट सेकंड सवाल है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है? आधुनिक युग, आधुनिक यानी कि अभी मॉडर्न जमाना जो चल रहा है, उसकी प्रगति यानी कि तरक्की का श्रेय किसको कहा जाता है? लेन देन को, मुद्रा को, या साख को, या वस्तु विनिमय को? ओके, तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा, जाहिर सी बात ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, मुद्रा को। मुद्रा को ही बोला जाता है, मुद्रा ही आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय है। आधुनिक युग अगर प्रगति कर रहा तो किसके कारण? मुद्रा के कारण प्रगति कर रहा। ओके, आंसर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल यहाँ पे देख लीजिए क्या बोलता है। निम्न में से साख पात्र के अंतर्गत कौन आता है? निम्न में से साख पात्र के अंतर्गत कौन आता है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, इनमें से सभी। तो चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक तीनों जो है साख पात्र के अंतर्गत आता है। यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? डी राइट होगा। क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, ये तीनों जो है साख पात्र के अंतर्गत आता है। 4 नंबर सवाल है, साख का संबंध है, साख का संबंध किससे है? गरीबी से, उधार से, या दोनों से, या विश्वास से? तो साख का संबंध किससे है? तो साख का संबंध आपका आंसर यहाँ पे 4 का जो दिखेगा वो ऑप्शन हमारा सी, दोनों से। ओके, यानी कि साख का संबंध जो है गरीबी से भी है और उधार से भी है। ओके, तो साख का संबंध किससे? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। 5वां सवाल, मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? मापन है, या संचय है, या भुगतान है, या इनमें से सभी? मुद्रा क्या है? ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। मुद्रा जो है इनमें से सभी है। मापन यानी कि मापन की भी प्रक्रिया है, जैसे मापते हैं ना 10 रुपया, 5 रुपया, और किसी संचय यानी कि जमा भी करते हैं, भुगतान भी से करते हैं। तो इनमें से सभी राइट आंसर होगा। मुद्रा क्या है? ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। 6 नंबर सवाल है, आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत, या मुद्रा, या व्यय, या इनमें से कोई नहीं? ओके, आय एवं उपभोग। आय के मतलब जो हम कमा रहे हैं। ओके, आय का मतलब जो हम अर्निंग कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं। और उपभोग का मतलब जितना हम खर्चा कर दिए, जो कुछ हम खरीद लिए, उसके बाद वो दोनों का अगर अंतर कर देंगे, मान लेते हैं हम 100 रुपया कमाएं और 20 रुपया खर्चा कर दिए, तो क्या हुआ? 80 रुपया हमारा बच गया। तो बचत क्या बोलेंगे? बचत बोलते हैं। 6 का आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा जी। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर सवाल देखिए, किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, आपको याद रखना पड़ेगा ये लाइन, ठीक है। किसने कहा था? आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। किसने कहा था? आधुनिक विश्व में, यानी कि जो अभी मॉडर्न विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किया, यानी कि आधुनिक विश्व में अभी जो है मुद्रा ही मुद्रा रूपी जो वस्त्र धारण किए हुए हैं उद्योग। क्राउथर ने कहा था, या मार्शल ने, या पीगू ने, या ट्रेस स्कॉट ने? तो 7 का राइट आंसर होगा पीगू। क्या होगा? पीगू ने बोला था। 7 का राइट आंसर होगा पीगू। पीगू ने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। ओके, 8वां सवाल देखिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का सबसे पहला, प्राथमिक मतलब सबसे पहला, सबसे ज़्यादा तरजीह देने वाला, सबसे ज़्यादा प्राथमिक यानी कि प्रायोरिटी देने वाला कौन सा काम, मुद्रा सबसे पहले क्या काम करता है? तो मूल्य का संचय करना सबसे जरूरी काम है, या विलंबित भुगतान का मान, या मूल्य का हस्तांतरण, या विनिमय का माध्यम?
तो जाहिर सी बात मुद्रा का सबसे प्राथमिक साधन क्या है, कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम, यानी कि लेन देन। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो लेन देन करते हैं, विनिमय का माध्यम सबसे पहला प्राथमिक जो कार्य मुद्रा का लेन देन। हालांकि मूल्य का संचय भी करना यह मुद्रा का काम है, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, ये सभी जो है मुद्रा का कार्य है, लेकिन प्राथमिक कार्य कौन है, विनिमय का माध्यम। आंसर हमारा डी राइट होगा। नेक्स्ट है 9 सवाल है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन है। विनिमय का मतलब समझते हैं लेन देन, हम कुछ लिए और आप कुछ दिए, वो होता है विनिमय। जैसे हम 10 रुपये दिए तो कोई 10 रुपया में हमको बिस्किट दे दिया, तो हम पैसा दिए वो बिस्किट दिया, लेन देन हुआ। तो सबसे अच्छा माध्यम कौन है अभी के ज़माना में, वस्तु, चेक, मुद्रा या प्रतिज्ञा पत्र। सर्वोत्तम माध्यम जो है वो क्या है, मुद्रा है। आंसर हमारा क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा जी। हालांकि वस्तु से भी लेन देन कर सकते हैं, पहले ज़माने में वस्तु से लेन देन करते थे, चेक से भी लेन देन होता है, प्रतिज्ञा पत्र। तो आंसर हमारा क्या होगा, सर्वोत्तम माध्यम बोला ना, सर्वोत्तम, सबसे ज़्यादा लोग इसको मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में से कौन सी कठिनाइयाँ हैं। वस्तु विनिमय यानी कि पहले ज़माने में लोग वस्तु का विनिमय करते थे, हम खेत दे देते थे तो वो गाय हमको दे देता था, है ना, इस तरह से। तो धान दिए तो वो चावल दे दिया, तो वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय में क्या कठिनाइयाँ क्या आती थी, वस्तु विभाजन में कठिनाइयाँ आती थी, या सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, या दोहरे संयोग का अभाव, या उपयुक्त सभी। तो 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी, सभी कुछ कठिनाइयाँ आती थी। वस्तु विभाजन, आपको हमको आधा लेना था, जैसे कि अगर हम कुछ खेत या कुछ ऐसा चीज़ है, गाय हम दिए, तो हमको अगर आधा देना होता तो गाय को काट के तो नहीं देंगे, है ना। कोई भी चीज़ सामान हो गया या तो फिर कुछ भी सामान हो गया, तो वस्तु विभाजन करने में कठिनाई होती थी। मुद्रा रहता था तो 10 को तुरंत 5 कर देते हैं, है ना। सर्वमान्य मूल्य आप मापक यानी कि सही से मूल्य नहीं मापा जा सकता था, उठा के दे दिए तो लगा कि 1 किलो है तो उसको देते हैं, चलो इतना बराबर हो जाएगा, तो माप नहीं सकते हैं वस्तु से ना। दोहरे संयोग मतलब संयोग करने में भी, उसको जमा करने में भी अभाव होता था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, यानी कि सभी जो है कठिनाइयाँ होती थी। चलिए फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। 11वां नंबर सवाल देखिए, प्राचीन युग में, प्राचीन यानी कि समझ रहे हैं, प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी। विनिमय यानी कि लेन देन की कौन सी प्रथा थी, वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का बिल्कुल क्या आंसर होगा, वस्तु विनिमय। प्राचीन युग में वस्तु का ही विनिमय होता था। किसका विनिमय होता था, वस्तु का विनिमय होता था। आंसर हमारा क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड है आपका 12वां सवाल है, देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया, यानी कि देश में सबसे पहला एटीएम जो है किस बैंक का स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो 12 का आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे पहला एटीएम जो है देश में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आरबीआई है। आरबीआई को आपको पता होगा, इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक बोला जाता है, आरबीआई को, है ना, बैंकों का बैंक आरबीआई को बोला जाता है जी। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर सवाल देखिए, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, यानी कि हमारे देश में किस मुद्रा, किस तरह के मुद्रा को वैधानिक यानी कि कानूनन, है ना, मान्यता प्राप्त है। वस्तु मुद्रा या साख मुद्रा या पात्र मुद्रा या चेक। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी पात्र मुद्रा। पात्र मुद्रा का मतलब जो कागज वाला जो होता है मुद्रा, जो हम लोग नोट का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं पात्र मुद्रा। तो इसी मुद्रा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हमारे देश में इसी को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। निम्न में से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है, चेक, ड्राफ्ट, 10 का नोट, इनमें से सभी। तो 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। विधि यानी कि कानून अगर देखा जाए तो क्या सही है, तो 10 रुपये का नोट या कोई कितनों का भी नोट हो, 10, 50, 100, तो वो जो सबसे बेहतर आपका तरीका जो यहाँ पे दिख रहा मतलब ग्रहण करने का क्या है, वो 10 रुपये का नोट है। आंसर हमारा क्या होगा, सी राइट होगा। नेक्स्ट 15 सवाल है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है। मुद्रा का आजकल मुद्रा का कौन सा रूप है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, धात्विक मुद्रा या सिक्के या पात्र मुद्रा या सभी। तो 15 का जो आंसर होगा पात्र मुद्रा, सबसे ज़्यादा पात्र मुद्रा। पात्र मुद्रा के मतलब हो गया आपका जो नोट जो रहता है, नोट को ही बोलते हैं पात्र मुद्रा। तो आंसर हमारा पात्र मुद्रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सिक्का तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन सिक्का से ज़्यादा जो है पात्र मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे 10 का नोट, 20 का नोट, 50, 100 ज़्यादा करके हमको नोट दिखाई देता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी राइट होगा।
नेक्स्ट है बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व है। बचत को यानी कि जो हम कमा रहे हैं और जो खर्च कर रहे हैं, तो जो बच रहा उसको प्रभावित करने वाले, उसको असर करने वाले सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है? बचत करने की क्षमता होनी चाहिए, या बचत करने की इच्छा, या बचत करने की सुविधाएं, या इनमें से तीनों। तो 16 का आंसर जो होगा ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, इनमें से तीनों। तीनों अगर आपके पास रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रभावित कर सकता है। अगर आपके पास बचत करने की क्षमता है लेकिन इच्छा नहीं है तो भी दिक्कत हो जाएगा, है ना। अगर आपके पास इच्छा है लेकिन क्षमता नहीं तो दिक्कत है। अगर आपके पास बचत करने की सुविधाएं हैं लेकिन क्षमता नहीं हो रहा, इच्छा नहीं है, तो भी आपको कठिनाई प्रभावित कर सकता है। अगर बचत करने की अगर क्षमता आपके पास है लेकिन सुविधा नहीं है तो भी आपको प्रभावित कर सकता है। तो देखा जाए तो तीनों आपस में जो है एक दूसरे को प्रभावित करने वाला कारक है, प्रभावित करने वाले तत्व है। आंसर हमारा क्या होगा? डी राइट होगा। 17 नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है, साख के प्रमुख आधार होते हैं। साख के प्रमुख आधार क्या होते हैं? ऋण की राशि, समय, या व्यक्ति की चरित्र, या तीनों। तो 17 का आंसर हमारा क्या होगा? डी राइट होगा। डी जो है करेक्ट होगा। 17 का आंसर क्या होगा? डी। साख के प्रमुख आधार क्या होगा? ऋण की राशि, यानी कि ऋण का जो राशि वो भी आपका आंसर होगा। समय पे भी ऋण देना है। व्यक्ति का चरित्र, यानी कि देखिए ऋण की राशि आप कितना ऋण किसी को दे रहे हैं वो जरूरी है, और कितने समय के लिए दे रहे हैं वो भी जरूरी है। और अगर व्यक्ति का चरित्र कैसा है, जिसको दे रहे आप वो कैसा, क्या आपको वो पैसा लौटा सकता है कि नहीं लौटा सकता है, ये सभी मौजूद अगर उसमें रहेगा तभी आप किसी को ऋण दे सकते हैं, तभी आप साख का आधार उसको मान सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बहुत ही सवाल है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ ये सवाल है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम? रुपया, डॉलर, ओके डॉलर यहाँ पे है, टका, दिनार। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। आंसर हमारा क्या होगा? सी राइट होगा। और रुपया तो आपको पता है भारत में हो गया, नेपाल में हो गया, आपका पाकिस्तान में हो गया, और भूटान में, ये सब जो है रुपया वहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डॉलर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बहुत सारे देश है जहाँ डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, कनाडा वगैरह भी। दिनार आपका जहाँ पे आपका सऊदी अरब हो गया, और बहुत सारे देश है जहाँ दिनार का इस्तेमाल करते हैं, बट इसका आंसर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर सवाल देखिए, किसने कहा था? ये भी जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, जो सेंटेंस है, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। और आपके लेसन में ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं है, ज़्यादा कथन नहीं है, ज़्यादा आपका जो कथन बोला गया है, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो ज़्यादा नहीं, 2-3 है, तो आप उसको जरूर याद कीजिएगा। किसने कहा था? कर्ज जमा की संतान है, यानी कि कर्ज जो ले रहे हैं वो जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान, यानी कि दोनों आपस में संतान है। कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान। किसने कहा था? केन्स, या मार्शल, या पीगू, या क्रोथर। तो 19 का जो राइट आंसर होगा केन्स। क्या होगा? केन्स ने कहा था कि जमा जो है, कर्ज जो है जमा की संतान है, और जमा जो है कर्ज की संतान है। ओके चलिए 20वां सवाल यहाँ पे है, निम्न में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कौन बोला था? किसके अनुसार ये सेंटेंस स्टेटमेंट है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यानी कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करती है। तो मुद्रा का काम क्या क्या है आपको पता है, फिलहाल इसको बताना। हार्टले, वीडर्स, हार्टे, या केन्स, या टॉमस, या प्रोफेसर टॉमस लिखा हुआ है। ओके तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा राइट। 20 का क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। ओके हार्टले, वीडर्स, और आंसर हमारा 20 का क्या होगा? ए करेक्ट होगा, हार्टले वीडर्स। चलिए ठीक है, ए नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट 21वां सवाल है, इनमें से कौन सी मुद्रा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रचलित है? तो आप तो आई थिंक बता सकते हैं, इजी सा यहाँ पे सवाल आ गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि जिसको अमेरिका बोलते हैं, यूएसए है ना, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। रियाल, दिनार, पाउंड और डॉलर। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सबसे प्रचलित जो मुद्रा है वो क्या है? डॉलर। आंसर हमारा क्या होगा? डी जो है करेक्ट होगा। ओके यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मुद्रा को क्या बोलते हैं? डॉलर बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा मुद्रा के रूप में कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है? प्रयोग होता है ये नहीं बोल रहा, ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ ये बोला जा रहा। लोहा का, या तांबा का, या पीतल का, या चांदी और सोना का। तो सबसे ज़्यादा जो है किस धातु का मुद्रा में सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है वो हुआ तांबा और सोना का। अभी तो तांबा सोना का मुद्रा तो नहीं दिख पाता, लेकिन पहले के लोग जो है ना, यानी कि हमसे
आज़ादी के पहले आपको पढ़ेंगे 12th में सिंधु सभ्यता और बहुत सारा पढ़ेंगे, यानी कि जो शासन काल रहा मुगल वंश, उससे पहले जो और जितना सारा, यानी कि जब राजतंत्र चल रहा था, जब राजा हुआ करते थे भारत में, तो हर राजा अलग अलग तरह के सिक्का चलाते थे, कोई चांदी का, कोई सोना का, और सबका अलग अलग मुहर हुआ करता था। लेकिन अभी तो हम लोग चांदी सोना का सिक्का इस्तेमाल नहीं करते। सवाल बोला सबसे ज़्यादा मुद्रा का प्रयोग हुआ है, ये बोला जा रहा। अगर होता है रहता तो आंसर चेंज हो जाता, हुआ है तो आंसर हमारा क्या होगा, डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर सवाल है, इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? कौन जो है साख का आधार नहीं? विश्वास, शिक्षा, चुकाने की क्षमता, ऋण की अवधि। ओके 23 का यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। देखिए साख का मतलब क्या समझ रहे हैं? साख का मतलब ये समझ लीजिए कि कर्ज है ना, तो कर्ज देने के लिए हमको विश्वास की जरूरत भी है, चुकाने की क्षमता भी होनी चाहिए, ऋण की अवधि कितना दिन के लिए ले रहे हैं, 2 साल 3 महीना जो भी हो। लेकिन अगर आप कोई कर्ज ले रहा तो उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको वो देखना है कि उस पर विश्वास होना चाहिए, चुकाने की क्षमता उसके पास है कि नहीं है ना, कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, और ऋण की अवधि कितना दिन के लिए, ये जरूरी है। लेकिन शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा, बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर सवाल है, इनमें से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? साख पत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? अब याद कर लेना कि साख पत्र के अंतर्गत कौन कौन से आता है, उसको याद कर जाइएगा। चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी या कागजी मुद्रा। 24 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी कागजी मुद्रा, यानी कि कागजी मुद्रा जो साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो कागजी मुद्रा जैसे हमारा नोट हो गया, ठीक है, नोट। लेकिन चेक तो नोट के रूप में नहीं रहता है, वो अलग से एक कागज रहता है जिसमें बैंक के द्वारा दिया जाता है। बैंक ड्राफ्ट उसी तरह हुआ, उसी तरह बैंक के आधार पर ही एक हुंडी नाम का कुछ है, इसी तरह से चेक या ड्राफ्ट के रूप में दिया जाता है। ओके, तो 24 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। 25 नंबर सवाल है जी, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या है? तो इससे अभी तुरंत ये ऐसा सवाल हम लोग पढ़े थे कि वस्तु विनिमय हो तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का भाग, मूल्य अपने की कठिनाई। एक मिनट देखता हूँ 25 का जो आंसर मूल्यमापन है, सॉरी मूल्यमापन। ओके, मूल्यमापन की कठिनाई दोनों ही इनमें से सभी। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, आंसर हमारा सी होगा। मूल्यमापन की कमी भी होता है, कठिनाई भी होता है। जब अगर वस्तु विनिमय करते हैं तो मूल्यमापन के भी प्रॉब्लम आ जाता है। और फिर अगर वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाई बोला जा रहा है, अच्छा सॉरी मुख्य कठिनाई, सबसे ज़्यादा मुख्य कठिनाई बोला जा रहा है, तो आंसर हमारा 25 का जो देखा जाए तो वो फिर ए हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। मुख्य कठिनाई बोल रहा, मुख्य कठिनाई अगर बोलता है इनमें से कौन कौन सी कठिनाइयों में आता है तो आंसर सी होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कठिनाई होता है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का भाग। ओके, आंसर हमारा क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है 26 सवाल है, साख के पक्ष कौन कौन से है? साख के पक्ष कौन कौन से है? ऋणदाता या ऋणी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात साख जब कर्ज कोई लेगा तो उसमें ऋणदाता लेने वाला भी रहेगा और ऋणी, यानी कि ऋणदाता मतलब देने वाला, कर्जा देने वाला, और ऋणी मतलब कर्जा लेने वाला। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी राइट होगा। ओके, यानी कि दोनों के इसी के पक्ष में आते हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। बहुत खूब। नेक्स्ट 27 नंबर आंसर है। तो आप लोग का अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। निम्न में से किस प्रणाली यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया है ना, निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है? अब देखिए आप बता सकते हैं, है ना, मुद्रा प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोहरे संयोग का अभाव किस में होता है? तो अभी तुरंत पढ़े थे, वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे संयोग का अभाव होता है। ओके, याद कर लेना, वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे संयोग का अभाव होता है, समझे। नेक्स्ट 28 सवाल देखिए, मुद्रा विनिमय का क्या है? मुद्रा विनिमय का क्या है? मुद्रा जो है ना, विनिमय का क्या है? तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है, या मुद्रा विनिमय का एक रूप है, या मुद्रा विनिमय का साधन है, या मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का क्या आंसर होगा, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। विनिमय का माध्यम क्या है, मुद्रा है। हालांकि विनिमय वस्तु से भी कर सकते हैं, लेकिन मुद्रा भी विनिमय का क्या हो गया, माध्यम हो गया। चेक से भी कर सकते हैं, लेकिन मुद्रा जो यहाँ पे विनिमय का क्या होगा, माध्यम होगा। तो यहाँ पे साधन नहीं यूज करेंगे, माध्यम यानी कि एक तरीका है। आंसर हमारा क्या होगा, ए राइट होगा। चलिए फिलहाल यहाँ पे 29 नंबर सवाल देखिए, प्रारंभिक अवस्था में यानी कि शुरू में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? साख, वस्तु विनिमय, मुद्रा, धातु मुद्रा, मोल जोल। तो 29 का आंसर क्या होगा,
29 का आंसर होगा वस्तु विनिमय। जाहिर सी बात, प्रारंभिक अवस्था में शुरू में मनुष्य जो है, मनुष्य का जो व्यापार करते थे वो किस पर करते थे? वस्तु विनिमय पे। क्या कैसे करते थे? वस्तु विनिमय। हम गेहूं दे दिए तो वो हमको चावल दे दिया, ओके, हम गेहूं दे दिए तो वो हमको चावल दे दिया। इस तरह से वस्तु विनिमय करके अपना जीवन यापन किया करते थे, समझे। चलिए नेक्स्ट 30 है, सिक्कों का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? लंदन में, चीन में, लीबिया में, यूनान में। तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। कहाँ होगा? लीबिया में। सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग हुआ था लीबिया में। लेकिन मुद्रा का आपको बोल दिया जाए, मुद्रा का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? चीन में। तो मुद्रा एक्चुअली वो जिस तरह से नोट का इस्तेमाल करते हैं, नोट वो होता है, ठीक है। लेकिन सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? लीबिया में। आंसर हमारा क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर सवाल और 32 लास्ट हो जाएगा। विनिमय के कितने रूप हैं? विनिमय के कितने रूप हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। विनिमय के कितने रूप हैं? तो ऑप्शन आपको बताना है। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा, विनिमय के 2 रूप हैं, ओके। एक तो मुद्रा विनिमय कर सकते हैं, एक वस्तु विनिमय कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए यानी कि करेक्ट आंसर होगा। 2 रूप हैं। नेक्स्ट है रुपया का प्रतीक है। रुपया का प्रतीक यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ था, मिस्टेक हो गया, आ नहीं रहा था, ठीक है। ये अच्छा, एक मिनट, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये ज्यों के त्यों है, जैसे था वैसे ही रहने देते हैं। एक मिनट, मिट जाओ, चलो ठीक है। रुपये का प्रतीक कौन है? तो अभी वर्तमान में जो रुपये का प्रतीक, हालांकि रुपये तो इस तरह करते हैं, ठीक है, इस तरह भी करते हैं रुपये का प्रतीक, लेकिन रुपये का नया प्रतीक है ना, नया प्रतीक बोला गया। रुपये का नया प्रतीक क्या है? तो अभी रुपया जो लिखते हैं, फिलहाल इसका आंसर डी होगा। रुपया जो लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, है ना, इस तरह से लिखते हैं रुपया। आर रा देते हैं और यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं। तो इससे पता क्या चल रहा है आपको? यहाँ पे आर, इसमें आर भी छुपा रहता है। देखिए ये जब ऐसे लिखते हैं तो इसमें आर भी छुप जाता है और रा भी छुप जाता है। तो यहाँ पे और तो ये जो है आपका जो प्रतीक है, ये रुपये का नया प्रतीक है। आप देखेंगे नोट में तो ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। और किताबों में भी पढ़ेंगे 10 रुपया 5 रुपये तो ऐसे लिखा रहेगा। और इसका जो प्रतीक, नया प्रतीक जो दिया गया है वो 2010 को दिया गया। कब दिया गया? 2010 को ऐसा प्रतीक दिया गया है। तो फिलहाल आपका यहाँ पे 32 सवाल क्लियर हो गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल सब है, ठीक है। तो इस लेसन से बहुत सारे सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण और काफ़ी ही पसंद आई होगी। तो अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। और जाने से पहले जो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और आप बेल आइकन जरूर दबाना सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद जब भी मैं आपको क्लास स्टार्ट करूँगा यहाँ पे तो आपके पास मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, तब आप जो है ऑन टाइम आकर के देख सकते हैं। फिलहाल आपकी क्लास यहाँ पर 7 बजे सुबह में और 9 बजे सुबह में और 3 बजे दिन में और 7 बजे शाम में, ये 4 टाइम फिलहाल आपकी क्लास यहाँ पे चल रही है। तो ज़रूर क्लास में अटेंड होने की कोशिश कीजिए, ओके। चलिए फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड बाय, खुदा हाफिज़।